Hello everyone, I welcome you all in this wonderful platform. Yes, आपके डिमांड पे हम कनेक्ट हो रहे हैं दिल्ली से आपके साथ कंप्लीट इकोनॉमिक्स के लिए। तो अभी आपको इकोनॉमिक्स के लिए कोई भी टेंशन नहीं लेना है एंड यू नो कि इस पर्टिकुलर सीरीज का नाम वेकअप कॉल रखा गया है। इसके पीछे भी एक रीजन है क्योंकि आई नो मोर देन 85% स्टूडेंट आप प्रिपरेशन तब तक स्टार्ट नहीं करते हो जब तक लास्ट टाइम ना आ जाए। तो नाउ दिस इज द लास्ट टाइम। अगर आपने अब प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं किया तो अब लेट हो जाएगा। सिंपल सा कंसेप्ट चलता है कि अगर आपने टाइम रहते किसी चीज को किया तो आप डिजर्विंग मार्क्स लेके जाओगे, डिजर्विंग स्कोर कर पाओगे, अदरवाइज आपको सफर करना पड़ेगा। एंड लेट मी टेल यू वन इंपॉर्टेंट थिंग कि ट्वेल्थ आपके कंप्लीट लाइफ का एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। सो ट्वेल्थ के मार्क्स हर जगह मांगे जाएंगे। सो आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू कि नाउ वेक अप। अभी प्रिपरेशन अगर अभी तक नहीं किया है तो अब प्रिपरेशन को स्टार्ट कीजिए और बिल्कुल जिस हिसाब से हम आपको बताते जा रहे हैं, ना ही सिर्फ इकोनॉमिक्स में, हर सब्जेक्ट में, जो भी आपके 5 सब्जेक्ट है, इकोनॉमिक्स है, अकाउंट्स है, बीएसटी है, सब में प्रिपरेशन स्टार्ट कीजिए। अगर आपने डेडिकेटली दे दिया ये 2-3 महीने तो ट्रस्ट मी आप उतना मार्क्स ले पाओगे जितना एक सोसाइटी में इज्जत पाने के लिए जरूरी है। मैं नहीं कहता कि हर बच्चे 95 ले आएंगे, बट अगेन इतने मार्क्स आ जाएंगे जिसमें आपको रिस्पेक्ट मिलेगी। ओके, और वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि आपके जिस दिन 12वीं का रिजल्ट आएगा ना, हर दूर दूर से रिश्तेदार आपको फोन करेंगे। तो इट इज रियली इंपॉर्टेंट कि आप एक डिजर्विंग मार्क्स लाओ ताकि आपके मदर फादर की भी नजरें नीचे ना हो और आप भी गर्व से सोसाइटी में बता सको अपना मार्क्स। ओके, तो नाउ it is time, it is high time for wake up call. So now start preparing. आज हम इस सेशन में बात करने वाले हैं इकोनॉमिक्स के कंप्लीट सिलेबस के बारे में। बिल्कुल सीरीज को स्टार्ट करने से पहले मैं चाहता हूं कि आपके दिमाग में सिलेबस की बिल्कुल क्लैरिटी रहे कि क्या सिलेबस आने वाला है। अब आप हिट एंड ट्रायल नहीं कर सकते हो। दैट मीन कि कुछ ज्यादा कभी पढ़ लिया, किसी चैप्टर में से कुछ चीजें ज्यादा सीख ली, आप ज्यादा बिल्कुल नहीं सीखोगे। आप वही सीखोगे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब एक्स्ट्रा कैरिकुलर चीजों के लिए टाइम आपके पास नहीं बचा है, टू बी वेरी फ्रैंक। हाँ, लेकिन इतना भी टाइम नहीं गया है कि आप एक डिजर्विंग मार्क्स ना ला सको। मेरा डिजर्विंग से मतलब होता है 85 to 90 के बीच में रेंज करना। ओके, पॉसिबल है, बस आपको जैसा बताया जा रहा है आप एक बारी करके देखो, आपको खुद एग्जाम से पहले कॉन्फिडेंस आ जाएगा, यस आई कैन स्कोर मोर देन 85%। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। बात करते हैं सिलेबस के बारे में। देखिए, ये मार्किंग ब्रेक थ्रू, ये जो बना हुआ है मार्किंग ब्रेक थ्रू, अगेन ये मैंने नहीं बनाया है, ये सीबीएसई की तरफ से बन के आया था, मैं आपके लिए लेके आया हूं। ठीक है, बहुत क्लियर रहेगा कौन से चैप्टर से कितने मार्क्स का क्वेश्चन बनने वाला है। ठीक है, 40 मार्क्स का आपका मैक्रो से होगा, 40 मार्क्स का आपका इंडियन से होगा एंड 20 मार्क्स का प्रोजेक्ट है, दैट इज ऑफ 100 मार्क्स। नाउ नेशनल इनकम रिलेटेड एग्रीगेट से 10 मार्क्स का पेपर आता है। ठीक है, 10 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें से कि आप मान लो कि 8 मार्क्स का प्रोबेबली आपको सिर्फ और सिर्फ क्या आएगा, न्यूमेरिकल। 2 मार्क्स का आपको मे बी थ्योरी में से क्वेश्चन पूछा जा सकता है या फिर इसके लिए भी न्यूमेरिकल बन सकता है। ये चैप्टर बहुत अच्छा मार्क्स कंटेन करता है सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल के टर्म्स में। ओके, उसके बाद बात करते हैं मनी एंड बैंकिंग। मनी एंड बैंकिंग 6 मार्क्स का है, ये भी कंप्लीटली थ्योरेटिकल है। इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, ये अच्छा खासा मार्क्स देता है ये चैप्टर, ध्यान रखना, ये बहुत अच्छे मार्क्स देता है और इसके क्वेश्चंस भी बहुत अच्छे होते हैं। इसमें भी कुछ पोर्शन है जो आपको न्यूमेरिकल बेस हो सकते हैं, बट अगेन मेजर पोर्शन न्यूमेरिकल का नहीं है, इसमें कम है न्यूमेरिकल, थ्योरेटिकल ज्यादा है। फिर गवर्नमेंट बजट कंप्लीटली थ्योरेटिकल है, बीओपी कंप्लीटली थ्योरेटिकल आने वाला है। यानी ये 2 चैप्टर है जिससे न्यूमेरिकल आपके पूछे जा सकते हैं। तो आप ऐसा एक्सपेक्ट करके चलो कि समवेयर अराउंड 8 to 12 मार्क के बीच में आपका 8 to 12 मार्क्स के बीच में आपका न्यूमेरिकल आ सकता है। और आपको पता है सीधे सीधे मैं बात कर रहा हूं नेशनल इनकम डिटर्मिनेशन की, उससे तो पक्का ही क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो ध्यान रखना है कि कौन सा चैप्टर कितना कंसिस्ट कर रहा है, उतना ज्यादा आपको मेहनत करनी है उस चैप्टर में। ध्यान रखना आपको एम बहुत क्लियर होना चाहिए। अभी जो टाइम है वो अर्जुन वाला है कि आपका बिल्कुल एम क्लियर है कि मुझे क्या करना है और कितना स्कोर करना है। तो हर चीज बिल्कुल क्लियरली आपके दिमाग में चलनी चाहिए। नाउ इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करते हैं। यहां पे क्या है,
एक डेवलपमेंट एक्सपीरियंस 47, 91 इकोनॉमिक रिफॉर्म 12 मार्क्स का ले जा रहा है ये आपका, ठीक है। अगेन कंप्लीटली थ्योरेटिकल है, इंडियन में कोई भी न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन नहीं आता है। और एक और चीज मैं बता दूं, कई बार बच्चे एग्जामिनेशन में, मैं खुद सीबीएसई का जब कॉपी चेक करता था, कई सारे बच्चे एग्जामिनेशन में इंप्रेशन जमाने के लिए डेटा लिख के आते हैं। सी, आप 12वीं क्लास में हो, आपसे कोई रियल डेटा मांगा नहीं जाता है, ठीक है। तो इसी के लिए कोई भी डेटा जब तक आप श्योर नहीं हो तब तक आप डेटा नहीं लिखोगे, ठीक है। हालांकि ये चीज अभी मैं जब बुक में पढ़ाऊंगा तब भी मैं आपको बताऊंगा कि आंसर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं सीबीएसई में, ताकि अगर कोई टीचर चेक कर रहा है तो फुल मार्क्स आपको दे सके, ठीक है ना। करंट चैलेंजेस फेसिंग इंडियन इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी क्या क्या चैलेंज फेस कर रहा है, ये 20 मार्क्स का है। ये कहने के लिए एक छोटा सा टॉपिक है, बट अगर सच में देखें तो हमारे जैसे वीके की बुक है, इन सब बुक में 4 चैप्टर्स में सिर्फ यही टॉपिक एक्सप्लेन किया गया है, ठीक है। फिर बात करते हैं डेवलपमेंट एक्सपीरियंस ऑफ इन इंडिया। बेसिकली हमारा कंपैरिजन पाकिस्तान और चाइना से होता है, क्योंकि हम नेबरिंग कंट्री हैं और हम सब का आज़ादी एक ही टाइम पे ऑलमोस्ट हुआ है। इंडिया और पाकिस्तान का तो सेम ही टाइम पे हुआ था, चाइना का 2 साल बाद हुआ था। और कैसे कैसे हमने अपने कंट्री को डेवलप किया, इस बारे में ये चैप्टर है। ये भी एक अच्छा चैप्टर है, अच्छा वेटेज लेके जाता है 8 मार्क्स का, तो हम छोड़ने का तो सोच ही नहीं सकते। खैर, छोड़ना तो किसी को भी नहीं है, ओके ना। ये था मार्क्स ब्रेक थ्रू। अब एक बार थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं, क्या क्या आने वाला है, ताकि जब मैं आपको चैप्टर्स पढ़ाऊं तो ये पर्टिकुलर टर्म्स जो हैं वो आपको क्लियर होने चाहिए। देखिए, जब हम बात करते हैं लेट्स सपोज इंट्रोडक्शन मैक्रो इकोनॉमिक्स की, तो पहला था हमारा नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट। नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट में मैक्रो इकोनॉमी क्या होता है, बेसिक कंसेप्ट, कंजम्पशन गुड, कैपिटल गुड, फाइनल गुड, इंटरमीडिएट गुड, ये चारों गुड्स की क्लैरिटी होनी चाहिए आपके माइंड में, ठीक है। स्टॉक फ्लो का कंसेप्ट, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, नेट इन्वेस्टमेंट, डेप्रिसिएशन, ये सारे टॉपिक्स एक एक करके मैं पढ़ाने वाला हूं आपको, ठीक है ना। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम मींस, अभी पता है 2 सेक्टर मॉडल हो गया, पहले 3 साल पहले से आता था 3 सेक्टर मॉडल, 4 सेक्टर मॉडल, अब सिर्फ 2 सेक्टर मॉडल आता है, जिसमें आपका मनी का फ्लो क्या है, सर्कुलर फ्लो क्या है, इसी बात को, और बहुत एक्सप्लेन है, इसी में आ जाते हैं आपके रियल फ्लो, मनी फ्लो, ये सब चीजें हम पढ़ेंगे। नेशनल इनकम का कैलकुलेशन तीनों मेथड से, प्रोडक्ट मेथड यानी वैल्यू एडेड मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड और इनकम मेथड, इन तीनों मेथड से आपको नेशनल इनकम कैसे निकालना है इस बारे में बात की जाएगी। फिर एग्रीगेट रिलेटेड टू नेशनल इनकम, नेशनल इनकम से रिलेटेड एग्रीगेट्स। फिर आता है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, जीएनपी, एनएनपी, जीडीपी, ये सब कैसे, इसके अंदर फॉर्मूले कैसे वर्क करते हैं। मेरे पास कुछ ट्रिक्स हैं फॉर्मूले के लिए, जहां पे आपको एक छोटा सा ट्रिक है, स्टोरी है, जिसके बेसिस पे आप 12 अलग अलग फॉर्मूले को ब्रेक कर सकते हो। ट्रस्ट में बहुत मजा आएगा उसको करते हुए, ठीक है। मार्केट प्राइस, फैक्ट्री कॉस्ट क्या होता है, जीडीपी एंड वेलफेयर। अच्छा, ये एक ऐसा टॉपिक है जो आई थिंक पेपर में, अगर मैं पेपर चेक कर रहा हूं ना, तो मोस्टली बच्चे ये टॉपिक छोड़ के आते हैं, जीडीपी एंड वेलफेयर। ट्रस्ट में बहुत इजी टॉपिक है, बहुत इजी। इसमें एक आता है लिमिटेशन ऑफ जीडीपी। लिमिटेशन ऑफ जीडीपी हर ऑल्टरनेटिव ईयर में पूछा जाता है और बच्चे छोड़ते हैं, तो ये सब चीजें आप नहीं अफोर्ड कर सकते हो छोड़ने का, ठीक है। चलिए, ये था हमारा यूनिट 1। फिर बात करते हैं यूनिट 2 जो था मनी एंड बैंकिंग। इसमें क्या क्या, अगेन ये सारी चीजें जो है ये सीबीएसई से है, टू बी वेरी प्रिसाइज, इसी के लिए 100% ऑथेंटिक है ना। मनी मीनिंग, फंक्शन, सप्लाई ऑफ मनी, पब्लिक, नेट डिमांड, डिपॉजिट, कमर्शियल बैंक, सेंट्रल बैंक ये क्या है, क्रेडिट क्रिएशन कैसे होता है, सेंट्रल बैंक का फंक्शन क्या है। आपको पता होगा सेंट्रल बैंक, आरबीआई को सेंट्रल बैंक बोलते हैं। आरबीआई के टूल्स क्या हैं, सीआरआर, एसएलआर, ओएमओ, देखिए यहाँ पर लिखा है सीआरआर, एसएलआर, ओएमओ, आरआरआर, रिवर्स रेपो रेट, मार्जिनल रिक्वायरमेंट, तो क्वांटिटेटिव टूल, क्वालिटेटिव टूल, ऑल द टूल्स आर इंपॉर्टेंट। कैसे वर्क करता है ये टूल, जैसे सीआरआर है, किस तरह से वर्क कर रहा है, ये भी बहुत क्लियर होना जरूरी है, ओके। आपको वहां पे हो सकता है वो 1 मार्कर में पूछे, जहां पे आपको बहुत क्लियरिटी चाहिए कंसेप्ट का, एक एक करके पढ़ेंगे कि सीआरआर एक्चुअली में कैसे वर्क करता है, एसएलआर एक्चुअली में कैसे वर्क करता है, ओके। तभी जाके आप क्वेश्चंस को ब्रेक कर पाओगे, ठीक है ना।
थर्ड है डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, जो कि मैंने बताया था 12 मार्क्स का ये चैप्टर है, ठीक है। एग्रीगेट डिमांड एंड कंपोनेंट्स, प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, प्रोपेंसिटी टू सेव, शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम, फिर हम बात करते हैं वॉलंटरी इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। आपने याद होगा एमएसपी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, एपीएस एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव, फिर आता है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, एपीसी एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। ये सभी चीज़ें फॉर्मूले के बेसिस में यूज होते हैं, बट दे आर रियली वेरी इजी। ट्रस्ट में एक बार ये आप पढ़ना शुरू करोगे ना, बहुत इजी पेपर है, बहुत इजी, ठीक है। एक्सेस डिमांड और डेफिसिट डिमांड का प्रॉब्लम क्या होता है, जैसे मेरे पास 200 सामान है बेचने के लिए, लेकिन डिमांड आ गया 300 प्रोडक्ट का। सोचो, मैं मान लो लेट सपोज मैं पेन बेचता हूं, मैं 200 पेन लेके बैठा हूं बेचने के लिए, मेरे पास डिमांड आ गया 300 पेन का, तो ये क्या है, प्रॉब्लम ऑफ एक्सेस डिमांड। अब मैं 200 पेन बेचने बैठा था, अगले दिन सिर्फ आया 100 का डिमांड, तो ये क्या है, डेफिसिट डिमांड। डेफिसिट मींस डेफिशिएंसी, कमी, ओके। डिमांड का कमी हो जाना या डिमांड का ज्यादा हो जाना, दोनों ही इकोनॉमी के लिए प्रॉब्लम है। इसी बात को पढ़ना है और कैसे ठीक किया जा सकता है इसको, कि भैया अगर मेरे पास 200 पेन है तो 200 का ही डिमांड होना चाहिए मार्केट में। अगर 300 का आ गया तो मैं फुलफिल नहीं कर पाऊंगा, अगर 100 का आया तो मेरे पास अनयूजुअल स्टॉक बच जाएगा ना। 200 पेन लेके बैठा था, 100 ही बिका, तो 100 अनयूजुअल स्टॉक है, ठीक है। इसमें क्या इकोनॉमिक में चेंजेस आ सकते हैं, कैसे इसको ठीक करना है, इन सब बातों पे हम डिस्कशन करेंगे, ठीक है। बहुत प्रैक्टिकल वे में मैं कोशिश करूंगा इस पूरे सीरीज को लेके चलने का ना। फिर बात करते हैं यूनिट 4 गवर्नमेंट बजट। गवर्नमेंट बजट एक अपने आप में बहुत अच्छा कंसेप्ट है, और लेट मी टेल यू वन थिंग, ये जो पर्टिकुलर चैप्टर है ये सिर्फ 12th में ही नहीं, अगर आप बैंकिंग, एसएससी, यूपीएससी कोई भी पेपर को अटेम्प्ट करने का ड्रीम रखते हो तो ये पर्टिकुलर चैप्टर बहुत हेल्प करने वाला है। क्योंकि गवर्नमेंट बजट एक इकोनॉमिक्स के लिए ना हीरा है, कोहिनूर है। ये एक ऐसा टॉपिक है जिसको आज भी रिवाइव किया जाता है, बहुत सारी अमेंडमेंट किए जाते हैं इसके अंदर, ठीक है। इसमें सरकार के पैसे कहाँ से आते हैं, रिसिप्ट कहाँ से होता है, एक्सपेंडिचर कहाँ होता है, ठीक है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू रिसिप्ट, कैपिटल एक्सपेंडिचर, कैपिटल रिसिप्ट, डेफिसिट क्या होता है, सरप्लस क्या होता है, बैलेंस्ड क्या होता है, इन सब चीज़ों पे बात करेंगे, ठीक है। नाउ बैलेंस ऑफ पेमेंट, ये हमारा यूनिट 5 था। बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है, बीओपी, यानी इंडिया रेस्ट ऑफ द कंट्री से जो ट्रेड करता है उसका जो अकाउंट मेंटेन किया जाता है, उस अकाउंट को बोलते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है, सिर्फ एक अकाउंट स्टेटमेंट है जो कि मेंटेन किया जाता है इंडिया से रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में। इसी बात को हमें डिटेल में पढ़ना है, इसके अंदर कितने तरह के अकाउंट होते हैं, सरप्लस क्या होता है, डेफिसिट क्या होता है, फिक्स एक्सचेंज रेट, अच्छा एक्सचेंज रेट भी है इसके अंदर, फिक्स एक्सचेंज रेट, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट। जैसे आपने सुना होगा कि $1 इज इक्वल टू, सर कभी 75 हो जाता है, 75 रुपीज़ हो जाता है, कभी $1 इज इक्वल टू 72 रहता है, कभी $1 इज इक्वल टू 80 हो जाता है। ये कौन तय कर रहा है, कौन बैठा है तय कर रहा है, और किस तरह से, किस पैरामीटर्स पे तय किए जा रहे हैं ये, तो इसी को हम बोलते हैं फॉरेन, यहां पे जो आपने किया फॉरेन एक्सचेंज रेट। ये तय करने के लिए दो तरीके लगाए जाते हैं, फिक्स एंड फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट, ठीक है। हम पढ़ेंगे कि किस तरह से ये तय किया जाता है, कौन तय करता है और किस तरह से तय किया जाता है कि $1 इज इक्वल टू इतना रुपीज होने वाला है, या फिर €1 इज इक्वल टू इतना रुपीज होने वाला है, ठीक है। और मैनेज फ्लोटिंग एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है मैनेज फ्लोटिंग, ठीक है। तो आप देख लो, इसमें हर एक टॉपिक जो जो इसमें मेंशन है, हर टॉपिक के ऊपर हम बात करने वाले हैं मतलब डिटेल में। फिर आ जाते हैं इंडियन इकोनॉमी के ऊपर। इंडियन इकोनॉमी क्या है, डेवलपमेंट ऑफ 1947 टू 1990, जहां पे हमारा ईव ऑफ इंडिपेंडेंस यानी आज़ादी के टाइम से लेकर के 1990 तक हमारा देश कैसे चला। हम 1990 तक क्यों बात करते हैं, क्योंकि 1991 में हमारा इकोनॉमिक रिवॉल्यूशन हुआ था, रिफॉर्म किया गया था दोबारा, इसी के लिए हम 1990 तक अलग इंडिया को कैटेगरीज में डालते हैं और 1991 के बाद अलग कैटेगरीज में डालते हैं, ठीक है। जैसे इकोनॉमिक रिफॉर्म सिंस 1991, ठीक है। तो ये 5 ईयर प्लान क्या होता है, सरकार का गोल्स क्या होता है, शॉर्ट टर्म गोल्स, लॉन्ग टर्म गोल्स, सरकार बनाने के पीछे रीज़न क्या है हमारा, और एग्रीकल्चर में क्या प्रॉब्लम रहा है इंडिया में, कैसे हमने उसको IPR 1956 के तहत ठीक किया था,
सरकार ने एग्रीकल्चर को ठीक करने के लिए क्या क्या पॉलिसीज लेके आई, इन सब चीज़ों पे इसमें हमें बात करना है, ठीक है। फिर बात करते हैं, ये एक इंपॉर्टेंट अलग से टॉपिक है, ये आपके बिजनेस में भी टॉपिक है, इकोनॉमिक रिफॉर्म 1991 यानी कि एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। इसके अंदर सरकार ने क्या किया, क्यों जरूरी था, ये क्या कंडीशन थी उस समय कंट्री की, इस सब चीजों पे हम बात करेंगे इस पर्टिकुलर चैप्टर में। फिर हम बात करते हैं आगे करंट चैलेंजेस फेसिंग इंडियन इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी में कौन सा करंट चैलेंज अभी फेस किया जा रहा है, जैसे कि आपने देखा होगा अभी क्या है, जैसे आप ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन क्या है, चैलेंज है ना कि अभी भी एजुकेशन फुल नहीं है, अभी भी अगर हम बात करें तो हेल्थ फैसिलिटी अच्छी नहीं है, ये सब चैलेंजेस है जो आज भी इंडिया फेस कर रहा है, तो इस पे हमें बात करना है। रूरल डेवलपमेंट, आपको पता होगा अर्बनाइजेशन नहीं हुआ है, अर्बनाइजेशन मतलब शहरीकरण नहीं हुआ, आज शहर में बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल है, गांव में चीज़ें अवेलेबल नहीं है, तो ये जो डिस्क्रिमिनेशन है बहुत ज़्यादा है, ठीक है, ये भी आज एक प्रॉब्लम है। एम्प्लॉयमेंट ऑल टाइम फेवरेट प्रॉब्लम है इंडिया का। सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी आज हम इंडिया फेस कर रहा है, हम आज इतना ज़्यादा चीज़ों को बर्बाद कर दे रहे हैं कि शायद फ्यूचर के लिए हम बचा ही ना पाएं, इसी को हम बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है ना। लास्ट टॉपिक है डेवलपमेंट एक्सपीरियंस ऑफ इंडिया। सरकार मतलब इंडिया का डेवलपमेंट एक्सपीरियंस कैसा रहा है विद द नेबरिंग कंट्री, इंडिया, पाकिस्तान, इंडिया, चाइना, ग्रोथ, पॉपुलेशन, सेक्टर्स एंड डेवलपमेंट इंडिकेटर्स, इन सब चीज़ों पे हमें बात करना है। तो ये था आपका पूरा सिलेबस। अब आपको करना क्या है, मैं जानता हूं कि सिलेबस को देखना आपको टेंशन देता होगा या फिर लगता होगा सर बोर हो गया सिलेबस देख देख के, बट ट्रस्ट मी, आपके दिमाग में जितना क्लैरिटी ऑफ सिलेबस रहेगा उतना ज़्यादा आपके चांसेस बन सकते हैं टू स्कोर मोर। आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, ठीक है। जैसे यूपीएससी में एक कंसेप्ट पढ़ाया जाता है कि बिफोर नोइंग विच क्वेश्चन यू हैव टू अटेम्प्ट यू शुड नो विच क्वेश्चन यू शुड लीव। आपको कौन सा क्वेश्चन करना है इससे पहले यह जानना जरूरी है कि कौन सा क्वेश्चन छोड़ना है। इसके लिए आपके दिमाग में क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो वही चीजें शायद अब आपके लिए भी अप्लाई होती है, आपको क्लैरिटी ऑफ माइंड के साथ चीजों को पढ़ना है। चलिए मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, आपको बस इतना रिक्वेस्ट करूँगा, ये जो मैंने पढ़ाया है, ये जो मैंने आपको बताया है सिलेबस के बारे में, ये सिलेबस को कहीं आप लिख लो और एक एक टॉपिक करके टिक करते, जैसे आपने पहला टॉपिक किया उस पर टिक कर दोगे, सेकंड पे टिक कर दोगे, थर्ड पे टिक कर दोगे, जो जो जैसे जैसे टॉपिक होते जा रहा है आप टिक करते जाओगे। आपका टारगेट रहना चाहिए कि 1.5 मंथ में यानी 1.5 मंथ में आपके सारे टॉपिक कवर हो जाएं, ओके। तभी एक डिजर्विंग मार्क्स, डिजर्विंग मींस 85 प्लस मार्क्स आप उम्मीद कर सकते हो, ठीक है। एंड अगेन इट इज स्टिल देयर, यू कैन अचीव इट। अभी अगर थोड़ा टाइम पास हो गया ना, जैसे आपने न्यू ईयर सेलिब्रेशन और इस सब में लग गए तो गया, ठीक है। सो स्टार्ट प्रिपेयर टुडे, ऑल द वेरी बेस्ट, सी यू इन द बैच, उस समय मिलते हैं और तैयारी करते हैं अच्छे से, ठीक है। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।